Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 8 of the 6th chapter electromagnetic induction of class 12. In this part, I am going to discuss the topics which are mutual induction and related topics to mutual induction are mutual inductance, factors on which mutual inductance depends, and in last mutual induction of two coaxial solenoids, long solenoids. First of all, mutual induction. Anonneperan, the phenomenon in which induced EMF or induced current is produced in the nearby coil, that is in the secondary coil, due to change in magnetic flux or change in electric current through the primary coil. वैसी प्रक्रिया अनोन्नपेरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें निकट स्थित द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जब उसके नज़दीक रखे प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल से होकर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है. राइट डाउन द डिफिनीशन, दिस डिफिनीशन. Mutual induction. The phenomenon वैसी घटना है in which the phenomenon in which induced EMF, electromotive force, or induced current, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा हिंदी में, is produced in the nearby coil that is secondary coil, जिसे प्राइमरी कॉइल के नज़दीक रखा जाएगा, that is in the secondary coil due to change in electric current in the primary coil. प्राइमरी कॉइल वह कॉइल होता है जिससे होकर करंट इलेक्ट्रिक करंट चेंज करता है. जिस कॉइल से होकर इलेक्ट्रिक करंट चेंज करता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, माने करंट में या तो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है या कमी होती है, इसको हम करंट में चेंज कहेंगे. तो प्राइमरी कॉइल वह कॉइल है जिसमें करंट चेंज करता है, जिससे होकर करंट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है. दैट कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल. उसको प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली हिंदी में कहा जाता है. जबकि नज़दीक में दूसरा जो कॉइल होगा उसमें केवल गैल्वेनोमीटर लगा होगा जो कि डिफ्लेक्शन देगा, और वह डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का निडल होगा, निडल में डिफ्लेक्शन होगा. तो यह बतलाएगा, निडल में डिफ्लेक्शन यह बतलाएगा कि उस सेकेंडरी कॉइल में नियर बाई जो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के नज़दीक जो दूसरा कॉइल है उसमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ है. तो सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा था कि जब एक कॉइल से होकर के करंट में चेंज होता था तो उसी कॉइल में एक बैक EMF भी प्रोड्यूस होता था जो कि करंट में चेंज का या मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज का या डिक्रीज का या करंट इंक्रीज का या करंट में डिक्रीज का अपोज करता था. और यहाँ पर एक कॉइल से होकर के, जिसको प्राइमरी कॉइल कहा जाएगा, उससे होकर करंट में चेंज होगा. करंट या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा और रिजल्ट दिखाई देगा उसके नज़दीक जो दूसरा कॉइल है जिसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाएगा, द्वितीय कुंडली, उसमें रिजल्ट महसूस होगा, उसमें रिजल्ट उत्पन्न होगा. और रिजल्ट किस रूप में होगा? वह रिजल्ट इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल
और इंड्यूस करंट प्रेरित धारा के रूप में होगा। और उसमें भी उत्पन्न जो धारा होगी या प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो वह प्राथमिक कुंडली में प्राइमरी कॉइल में जो करंट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसमें चेंज होने का, मतलब इंक्रीज अगर कर रहा है तो इंक्रीज करने का अपोज करेगा, अगर प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करने का अपोज करेगा। कौन? तो सेकेंडरी कॉइल में जो नज़दीक जो सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीय कुंडली है, उसमें उत्पन्न इंड्यूस करंट, उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा, उसका डायरेक्शन उस कॉज का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। तो लेंज रूल क्या है? किसी कॉइल में उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित धारा होगी उस कारण का इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करती है, जिसके चलते वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न होने का कॉज क्या है? कॉज है मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज। जब करंट प्राइमरी कॉइल से होकर के इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड इफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल डिक्रीजेज देन magnetic flux linked with the primary coil also decreases. This is the cause. This is the cause due to which induced current or induced EMF is produced in the nearby secondary coil. यह वह कारण है जिसके कारण प्राइमरी कॉइल से करंट में चेंज होने के कारण, मतलब करंट इंक्रीज होने के कारण या डिक्रीज होने के कारण उसका प्रभाव निकट दूसरी जो कुंडली कॉइल है उसमें दिखलाई देता है इंड्यूस करंट के रूप में, और वह इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है जिससे कि उस कॉज का अपोज करे। मतलब अगर प्राथमिक कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में या प्राथमिक कुंडली में करंट इंक्रीज करता है उसका अपोज करेगा, उसके इंक्रीज होने का अपोज करेगा। फिर अगर प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज किया जाता है, कमी आती है, तो उसका भी अब डिक्रीज करने का अपोज करेगा, मतलब उसको इंक्रीज कराने का प्रयास करेगा। तो ये इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF जो प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल, नियर बाई कॉइल में, तो उसका नेचर अपोजिंग नेचर होगा, जो कि लेंज के अनुसार डिटरमाइन होता है। So the phenomenon in which induced EMF or induced current is produced in the nearby coil, that is in the secondary coil, due to change in current or change in magnetic flux due to change in electric current, or due to change in electric current or change in magnetic flux in the through the primary coil. Change in current through the primary coil. So this phenomenon is called म्यूचुअल इंडक्शन। यह घटना अनुन्य प्रेरण कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है, जिसमें कि प्राथमिक कुंडली से होकर धारा में परिवर्तन के कारण, विद्युत धारा में परिवर्तन, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण उसके निकट स्थित दूसरी कुंडली, जिसे द्वितीय कुंडली कहा जाता है, सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है, उसमें इंड्यूस्ड EMF प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस करंट प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। द फेनोमेनन इन विच इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द नियर बाई सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब म्यूचुअल मतलब एक कॉइल के कारण, एक कॉइल से होकर के, प्राइमरी कॉइल से होकर करंट में चेंज होगा, और उसके नज़दीक जो दूसरा कॉइल है, उसके नज़दीक जो रखा है नियर बाई कॉइल विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, उसमें केवल गैल्वेनोमीटर होगा, उसमें कोई बैटरी नहीं होगी। तो एक कॉइल प्राइमरी कॉइल से होकर करंट चेंज करेंगे, उसका प्रभाव मतलब उसके कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा प्राइमरी कॉइल से, और उसके कारण सेकेंडरी कॉइल से भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और उसके कारण इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट का होगा वह लेंज रूल के अनुसार, लेंज रूल के अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद द लेंज रूल, दैट इज अपोजिंग नेचर। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इंक्रीज अपोजेज द कॉज ड्यू टू विच it is itself produced, and the cause is change in electric current through the primary coil. And this phenomenon, mutual induction, was also discovered by the American scientist Joseph Henry, and so after his name the SI unit of mutual inductance is also known as Henry. SI unit of self inductance is Henry, and SI unit of mutual inductance is also Henry. Now we can demonstrate, after defining mutual induction, we can demonstrate experimentally this phenomenon. Experimentally we can demonstrate this phenomenon, mutual induction,
experimentally, and that experiment I am going to discuss. Suppose it is a primary coil P in which current is changing. इसमें एक बैटरी लगा है, डीसी बैटरी, ये प्लस वर्टिकल लाइन, बिग वर्टिकल लाइन प्लस स्मॉल लाइन माइनस बैटरी का सिंबल है, एक प्रेस की है। अगर प्रेस की को हम दबाएंगे, प्रेस की है, इसको अगर इसको दबाया जाएगा प्रेस की को, तो सर्किट पूरा होगा और उसके कारण करंट इंक्रीज करेगा। यहाँ प्रेस की सटा हुआ है, इसको दबाया गया है, दोनों पॉइंट इसका ऊपर का और ये नीचे वाला जो पॉइंट है दोनों टच कर रहा है, इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है। देखिए करंट इंक्रीजिंग, करंट फ्लो किया प्राइमरी कॉइल से होकर, इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग करंट, ये बढ़ती हुई धारा है, इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट। अब करंट प्राइमरी कॉइल से होकर, प्राइमरी कॉइल को पी से हमने डिनोट किया है। अब प्राइमरी कॉइल से करंट में इंक्रीज करेगा तो इससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऑर्स्टेड के अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड, इफ करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अराउंड इट, तो करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो इसका प्रभाव दिखाई देगा बगल में दूसरा कॉइल, यहाँ सपोज करते हैं ये सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। देखिए यहाँ सेकेंडरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल में केवल गैल्वेनोमीटर लगा है, ओनली गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल। और इसमें करंट, इसका जो एरो होगा, अगर इसका जो ये इसका निडल जो है, इसका जो एरो का मतलब निडल इसका जो है उसका डायरेक्शन एक तरफ होगा, मतलब अगर करंट इंक्रीज करेगा तो इसमें डायरेक्शन ऐसा होगा जिससे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉक हो जाएगा। एंटी क्लॉक इसका जो पॉइंटर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एक तरफ इसका डिफ्लेक्शन होगा, एक साइड में, मान लिया राइट साइड में हुआ तो एंटी क्लॉक वाइज इसका करंट, इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो कि यहाँ जो करंट का मेन करंट का जो डायरेक्शन है, करंट इंक्रीजिंग है तो उसका अपोज कर रहा है। मतलब अब इसमें प्राइमरी कॉइल में जो करंट इंक्रीज कर रहा है उसका अपोज करेगा, मतलब उसको इंक्रीज करने का अपोज करेगा नियर बाई बगल में जो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के बगल में, इसको सेकेंडरी कॉइल कहेंगे, एस से डिनोट करेंगे। और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। तो ये फिनोमेनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिगर 1A में रिप्रेजेंट किया गया है, डिमोन्स्ट्रेट किया गया है। अब इसका उल्टी सिचुएशन, ये आपका स्विच है, प्रेस की है प्रेस की या स्विच है, स्विच को जब प्रेस करते हैं तो उस सिचुएशन में ये दोनों पॉइंटर जब टच करेगा इसका, तो इसमें करंट सर्किट पूरा होगा और इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट इंक्रीज करेगा, तो जिसके कारण नज़दीक में जो दूसरा कॉइल है नियर बाई सेकेंडरी कॉइल, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी, उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जब प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो सेकेंडरी से भी होकर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो उस इंक्रीज को अपोज करने के लिए इसमें सेकेंडरी कॉइल में बगल का जो कॉइल है सेकेंडरी कॉइल है, उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिससे कि वह प्राइमरी कॉइल में जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसका अपोज कर सके, विरोध कर सके। और सेकेंड सिचुएशन, जब आप प्रेस की को जो है उठा देते हैं, रिलीज करते हैं, तो करंट जो है घटना शुरू होगा, डिक्रीज होगा, तो करंट डिक्रीजिंग है, तब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा फिर अब जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो उसको बगल के फिगर में शो करते हैं। अब यहाँ ये बगल में ये प्राइमरी कॉइल है, इसका उल्टा सिचुएशन, ये प्राइमरी कॉइल है, देखिए इससे होकर करंट अब डिक्रीज कर रहा है, चूँकि इसमें प्रेस की को अब रिलीज कर देते हैं, यहाँ प्रेस की को रिलीज किया गया, यहाँ देखिए प्रेस की है, स्विच एस लिखें या के की, ये बैटरी है, प्लस वर्टिकल लाइन प्लस है, बिग वर्टिकल लाइन, और स्मॉल वर्टिकल लाइन जो पैरेलल लाइन है दूसरा वो निगेटिव है, बैटरी का सिंबल है। अब ये प्राइमरी कॉइल है, अब इसमें करंट जो है क्या होगा, प्रेस की को रिलीज कर दिए, उठा दिए,
दोनों पॉइंट अब अलग हो गया, जब आपस में टच कर रहा था तो सर्किट पूरा था। अब प्रेस की को रिलीज किए तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण अब करंट डिक्रीज करेगा, करंट इस सर्किट में अब फॉल करेगा, मतलब ये पहले इंक्रीज कर रहा था अब डिक्रीजिंग करंट हो गया। देखिए यहाँ डिक्रीज कर रहा है करंट, यहाँ ये करंट अब डिक्रीज कर रहा है सर्किट से, प्राइमरी कॉइल से होकर। तो बगल में जो सेकेंडरी कॉइल होगा उसमें भी करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन अब उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, जो कि इसमें जो डिक्रीज हो रहा है उसका अपोज कर सके। अब देखिए यहाँ पर फिर गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर का निडल का जो रिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है या निडल, उसका रिफ्लेक्शन अब हो जाएगा उल्टा दिशा में। पहले का जो अपोजिट है, पहले इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, अब लेफ्ट डायरेक्शन में, अब क्लॉकवाइज। अब ये इसमें जो करंट डिक्रीज कर रहा है प्राइमरी कॉइल में उसका अपोज करेगा, मतलब उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अब इसका डायरेक्शन अब क्लॉकवाइज में हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड करंट, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में होगा पहले के फर्स्ट केस में, अब लेफ्ट साइड में, अब पहले राइट साइड में। देखिए निडल का रिफ्लेक्शन है, और ये बतला रहा है कि अब डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज हो गया, उल्टा हो गया पहले का। जब प्रेस की को रिलीज करेंगे तो करंट यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग करंट को दिखाया गया है। ये देखिए डिक्रीजिंग करंट है, ये करंट डिक्रीजिंग है, यहाँ नीचे की ओर दिखाया गया है डिक्रीजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, डिक्रीजिंग करंट इन द प्राइमरी करंट। और ये फिगर 1B हो गया, ये फिगर 1B है जिसमें कि प्रेस की को रिलीज किया गया है, उसको उठा दिया गया है, और यहाँ पर पॉइंटर दोनों का टच कर रहा है, प्रेस की को दबाए हैं, प्रेस किए हैं, सर्किट पूरा हुआ, करंट इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ इस केस में करंट डिक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अब देखिए बगल में सेकेंडरी कॉइल में अब उसका उल्टा हो गया, ये डिक्रीज कर रहा है तो अब इसको इंक्रीज करने का, इसको डिक्रीज करने से रोकने का प्रयास करेगा, मतलब इस करंट को, प्राइमरी में जो करंट डिक्रीज कर रहा है उसको अब बढ़ाने का प्रयास करेगा, इंक्रीज करने का प्रयास करेगा। सेकेंडरी कॉइल जो बगल में कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो इस प्रकार प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ जो कि इसके इंक्रीज करने का अपोज करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सेकेंडरी कॉइल में होगा। जबकि सेकेंड सिचुएशन में करंट प्राइमरी कॉइल से होकर डिक्रीज कर रहा है। अब नज़दीक में जो सेकेंडरी कॉइल है उससे होकर मैग्नेटिक फ्लक्स में भी डिक्रीज आएगा, क्योंकि अब प्राइमरी कॉइल से होकर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा प्राइमरी कॉइल में के अराउंड, तो वह भी डिक्रीज करेगा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल डिक्रीज करेगा। तो बगल में उसके कारण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण बगल के कॉइल सेकेंडरी कॉइल में भी जो इंड्यूस करंट होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उसमें भी डिक्रीज आएगा, और इसलिए करंट अब सेकेंडरी कॉइल से होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट है फिगर 1A और इन फिगर 1B, ये both experiment demonstrate the phenomenon of mutual induction. Now after mutual induction we have to discuss mutual inductance. Now mutual inductance और coefficient of mutual induction, अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक हिंदी में। Let I1 with the current flows through the primary coil, due to which magnetic flux linked with the primary coil is phi1, and therefore the magnetic flux linked with the secondary coil is phi2 due to current I1 through the primary coil. Therefore phi2 magnetic flux linked with the secondary coil, ये वाइरीजेज होगा proportional to, directly proportional to phi1, that is magnetic flux linked with the primary coil is phi1. Phi2 is the magnetic flux linked with the secondary coil, and phi1 is the magnetic flux linked with the primary coil. phi2 चुंबकीय फ्लक्स है द्वितीय कुंडली से संबद्ध, और phi1 प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। तो phi2 प्रोपोर्शनल होगा, phi2 is directly proportional to phi1 and it is directly proportional to current I1 or current I through the primary coil. I is the current through the primary coil. Therefore phi2 varies as phi1 varies as I, that is finally हम इसको we can write it as phi2 varies as I, और phi2
equals to, अब now mutual inductance, a proportionality constant M, कैपिटल M इंटू आई, इसको M21 भी लिखा जा सकता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी कॉइल. तो M12 और M21 दोनों का वैल्यू सेम होगा न्यूमेरिकली, सो आई हैव रिटन इट एज कैपिटल M. तो कैपिटल M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दैट इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, एंड I इज द करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल. तो phi2 वैरीज एज I, therefore phi2 इज इक्वल टू M टाइम्स इंटू I. यहाँ कॉन्स्टेंट M के बदले L के बदले सेल्फ इंडक्टेंस में L था, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K के बदले और या L के बदले सेल्फ इंडक्टेंस में यहाँ कैपिटल M यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ दो कॉइल्स की बात है, दो कॉइल्स के बीच में. तो ये phi2 इक्वल टू M इंटू आई एंड M इज कॉल्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर M इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू magnetic flux linked with the secondary coil upon current through the primary coil. So mutual inductance is equal to the magnetic flux linked with the secondary coil, ratio of magnetic flux linked with the secondary coil to the current flows through the primary coil. दोनों का रेशियो हो गया, magnetic flux upon magnetic flux linked with the secondary coil to the current flows through the primary coil. So M is a proportionality constant and it is called, this is equation number 2, where capital M is a proportionality constant which is called mutual inductance of between two coils, mutual inductance of two coils, or mutual inductance of one coil, secondary coil with respect to the primary, mutual inductance between two coils. Now using Faraday's second law of electromagnetic induction, we have, if capital E be the induced current produced in the secondary coil, using Faraday's second law of electromagnetic induction, we have E is equal to minus d phi 2 upon dt, और इसका मॉड ले लेंगे तो d phi 2 upon dt. Rate of change of magnetic flux equal to induced EMF in the coil is equal to, directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the that coil. और इसका मॉड ले लेंगे हम, मॉड ई इंड्यूस EMF का मॉड, तो ये ओनली d phi 2 upon dt. Rate of change of magnetic flux linked with the secondary coil is induced EMF in the secondary coil, magnitude of induced EMF in the secondary coil. Now phi 2 is M into I. We can putting here using equation 1, we have induced EMF in the secondary coil is d upon dt, and phi 2 is M into I, capital M into I. Capital M is a constant, it is taken out of the bracket, M को बाहर कर लेंगे ब्रैकेट के, डी आई बाई डी टी, चूँकि M कॉन्स्टेंट है, उस कॉन्स्टेंट का नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. तो नाउ E इक्वल टू इंड्यूस EMF E इक्वल टू, देयरफॉर E इक्वल टू कैपिटल M इंटू डी आई बाई डी टी. डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द प्राइमरी कॉइल. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. We obtain equation number 3 by using Faraday's second law of electromagnetic induction, which is E is equal to mod of E is equal to d phi 2 upon dt. Now equation 3 is capital small e induced EMF in the secondary coil is equal to mutual inductance between two coils, capital M multiplied by di by dt. Di by dt is the rate of change of electric current through the primary coil. क्योंकि प्राइमरी कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेनन में हमने देखा है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेनन में कि प्राइमरी कॉइल से होकर के करंट में चेंज होता है, तो उसका इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट नज़र आता है बगल के कॉइल में, नियर बाई कॉइल में, जिसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है. उसमें इंड्यूस ईएमएफ जिसे स्मॉल ई डिनोट सिंबल से डिनोट किया गया है, और इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, करंट होगा. पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा.
तो E small e is equal to induced EMF produced in the secondary coil is equal to capital M mutual inductance of two coils between two coils or mutual inductance of two coils multiplied by di by dt. Di by dt is the rate of change of induced current, rate of change of current through the primary coil. अब इस इक्वेशन 3 की हेल्प से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस M अगर डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी और 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन कैपिटल M इजकल टू E और E इजकल टू स्मॉल ई इजकल टू कैपिटल M. मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉइल स्मॉल ई के इक्वल होगा यदि इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी. यदि प्राथमिक कुंडली से होकर के इलेक्ट्रिक करंट में चेंज की जो दर है, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर, अगर इकाई हो, यूनिटी हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन E इजकल टू वी कैन राइट इक्वेशन 3 एज स्मॉल ई इजकल टू M इंटू 1 that is M equal to E, that is mutual inductance is equal to the induced EMF in the coil. Now if di by dt rate of change of current through the primary coil is supposed to be 1 ampere per second, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर di by dt को 1 एम्पियर पर सेकेंड सपोज किया जाए, if now definition of mutual inductance, if its definition of mutual inductance M, if di by dt rate of change of current through the primary coil is 1 ampere per second, then we can, when putting di by dt is equal to 1 ampere per second in equation 3, we have equation 3 becomes E is equal to capital M into di by dt is 1, that is capital M, that is mutual inductance is numerically equal to induced EMF in the coil. Mutual inductance this is equation number 4. So mutual inductance between two coils is of two coils is equal to the induced EMF in the secondary coil if rate of change of current through the primary coil is unity, that is 1 एम्पियर पर सेकेंड. Therefore हम म्यूचुअल इंडक्ट दोनों कॉइल्स के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वह न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न इंड्यूस EMF प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राइमरी कॉइल से होकर के करंट में चेंज का जो दर है, धारा परिवर्तन की दर प्राथमिक कुंडली से अगर यूनिटी हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो देन म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M अनोन्य प्रेरकत्व वह इक्वल हो जाएगा किसके, प्रेरित विद्युत वाहक बल के. दिस इज द डिफिनीशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. यह अनोन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफिनीशन है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ electric current through the primary coil is unity, and this is definition of mutual inductance. The numerically mutual inductance is equal to induced EMF in the secondary coil if rate of change of electric current through the primary coil is unity. Now SI unit of mutual inductance is Henry, similar to self inductance. SI unit of, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. SI unit of mutual inductance ऑब्जेक्टिव में 12 के किसी भी बोर्ड में इसको पूछा जाता है अक्सर. SI यूनिट ऑफ, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में. SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी आफ्टर द नेम ऑफ जोसेफ हेनरी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल S से. नाउ कभी कभी इसका डायमेंशन फार्मूला भी या तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में और नहीं तो 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड्स में. नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कैपिटल M, म्यूचुअल इंडक्टेंस
inductance is Henry, dimension formula, SI unit of mutual inductance is Henry, and dimension formula of mutual inductance is equal to ml to the power 2, that is dimension formula of self inductance is equal to the dimension formula of self inductance, which is ml to the power 2 t minus 2 a minus 2 ampere, a stand for ampere, dimension symbol of current, और I minus 2, कैपिटल I minus 2 भी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन सिंबल या तो कैपिटल है या नहीं तो I भी लिखा जाता है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ml का पावर 2 t minus 2 a minus 2. This is also very important for the objective question. Either objective or for short or for 1 marks question in CBSE examination, CBSE board examination and other boards examination. It can be asked as short question of 2 marks. Now, one more question can be asked as a short question: the factors on which mutual inductance depend. Mutual inductance of two coils, the factors on which the mutual inductance of two coils depends. It can also ask as a short question. ये CBSE बोर्ड में भी और अदर बोर्ड्स में भी ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स. तो नाउ फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स. राइट डाउन. ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स ऑन विच mutual inductance of two coils depends. The first point is mutual inductance of two coils depends on its geometry of the coil. Geometry means shape, size, number of turns, ये सब पर डिपेंड करेगा. तो राइट डाउन. फर्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द geometry of two coils, that is shape, size, number of turns. Mutual inductance depends on the geometry of two coils, on the geometry. ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. geometry means shape, size, area, shape और size, number of turns, ये सब geometry में ही आया. number of turns of the two coils etc. ये सब ज्योमेट्री हो गया. ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स. ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, दैट इज शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स etc. ऑफ टू कॉइल्स. सेकेंड पॉइंट इज it depends, that is mutual inductance depends on the material, that is core material on which two coils are wounded. So लिखिए it depends, that is mutual inductance depends on the material, nature of the material on which over which two coils are wounded. That is, it depends on the nature of the material over which two coils are wounded. मतलब कोर पर, मटेरियल के कोर पर, जिस पर कि कॉइल्स को वुंड किया जाएगा, लिपटा जाएगा, उस पर डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है. Two coils are wounded.
एंड थर्ड पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स, सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच का क्या सेपरेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा, और प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा, कैसे प्लेस किया गया है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया गया है या एक दूसरे के बगल में रखा गया है। अगर दोनों कॉइल्स प्राइमरी सेकेंडरी को एक दूसरे के ऊपर अगर राउंड किया गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर अगल बगल रखा गया है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो रिलेटिव प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, कैसे प्लेस करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को, कैसे रखा गया है इस पर ही डिपेंड करेगा, और उनके बीच सेपरेशन पर डिपेंड करेगा। द थर्ड पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन ऑफ टू, इट डिपेंड्स ऑन द बिटवीन द सेपरेशन ऑफ टू कॉइल्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन, 2 पॉइंट उधर लिखा हूँ। नाउ थर्ड point, the factor on which mutual inductance depend is the separation between two coils. Between two coils means primary and secondary coils. And fourth point is relative placement of two coils. कैसे दोनों कॉइल को रखा जाएगा, एक दूसरे के ऊपर उंड किया गया है या एक दूसरे के अगल बगल रखा गया है आसपास में, नियर बाई। तो अगर एक दूसरे के ऊपर उंड किया जाएगा, लिपटा जाएगा दोनों कॉइल को, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगल बगल में रखेंगे तो उसके रिलेटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो रिलेटिव प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये जो फैक्टर्स है जिस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है, इस पर भी बेस्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस पूछा जा चुका है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसलिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स on the relative placement of two coils, relative placement of two coils. So these are the factors on which mutual inductance of two coils, that is primary coils and secondary coils, depends. Now in last I am going to derive the expression for mutual inductance of two coaxial long solenoids, and which can be asked as a long question or 3 marks question in CBSE एग्जामिनेशन। कई बार पूछा गया है और बिहार बोर्ड में भी 2016 में इसे पूछा गया है। Now in last, mutual inductance of two long solenoids having number of turns N1 and N2, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है, और इसे 3 मार्क्स में CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 2016 में इसे लॉन्ग क्वेश्चन में, इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन भी करना था, तो 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में इसके साथ टेल भी था, तो 5 मार्क्स में पूछा गया था, और अदर बोर्ड्स में भी इसे पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1 and N2। तो लेट टू सोलेनॉइड्स, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। जो सोलेनॉइड्स है लॉन्ग तो है, साथ साथ कोएक्सियल भी है, दोनों का एक्सिस सेम है। टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो सपोज करते हैं 2 सोलेनॉइड को, एक सोलेनॉइड है S1, उसको सपोज करते हैं, और इसमें ये S1 हो गया, ये S1 हो गया, सोलेनॉइड S1, और इसमें करंट I1, मान लिया कि इससे करंट I1 फ्लो कराते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। उसको कैलकुलेट कर लेंगे, B1 इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n1 I1, जो फार्मूला है सोलेनॉइड के कारण, उसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ हम लोगों ने
चैप्टर 4 में उसको डिस्कस किया था। तो ये सोलेनॉइड प्राइमरी सोलेनॉइड है S1, ये सोलेनॉइड पहला सोलेनॉइड है S1, और इसी के ऊपर एक दूसरा सोलेनॉइड भी उंड कर दिया है, लपेट दिया जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स को, ये, और इससे करंट हम I2 फ्लो करा सकते हैं। और ये सोलेनॉइड जो बड़ा वाला है थोड़ा सा, जो कि S1 के ऊपर उंडेड है, दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों का एक्सिस को एक्सियल है, दोनों सोलेनॉइड के लिए एक्सिस सेम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है। लेंथ भी सपोज करते हैं सेम है, एरिया भी सपोज करते हैं सेम है, अलग अलग भी हो सकता है। एक का रेडियस वायर का R1 दूसरे का R2, तो एरिया पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का A2 पाई R2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ सपोज करते हैं कि दोनों का लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है। एक का N1 है, दूसरे का N1 है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी अलग अलग है। स्मॉल N1 सोलेनॉइड S1 में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वह स्मॉल N1 है, और S2 सोलेनॉइड N1 S1 के ऊपर ही उल्टे डायरेक्शन में लिपटा हुआ है, उंडेड है। S1 नीचे से है देखिए, और ये ऊपर से S2 उसके ऊपर। S1 is surrounded by S2. Solenoid S1 is surrounded by S2. Let two solenoids S1 and S2 having number of turns per unit length. Let N1 हो गया number of turns, total number of turns in the solenoid is N1, जो कि टॉपिक में भी है यहाँ। प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया रह सकता है N1 and N2। दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, लेंथ सेम लेंथ होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होगा। तो लेट स्मॉल N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड S1, and total number of turns in the solenoid N1 is solenoid S1 is N1, capital N1, and N2 हो गया number of turns in the solenoid S2, a small n, and total number of turns in the solenoid S2 is N2, and let L be the length of each solenoid and A be the area of each solenoid. Now let I1 be the current flows through the solenoid S1, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1। सोलेनॉइड N1 के अंदर S1 के अंदर किसी पॉइंट पर जो इसका एक्सिस है, एक्सिस के किसी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसके एक्सिस के लॉन्ग होगा B1 होगा मैग्नेटिक फील्ड करंट I1 के कारण, तो B1 का डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होगा, और उसका वैल्यू एक्सप्रेशन म्यू नॉट N1 इंटू I1। तो I1 be the current, let I1 be the current through solenoid S1, current through S1, the solenoid S1. So current through S1 is I1. Therefore, using Ampere's circuital law, using the result of magnetic field inside a solenoid is given by B is equal to mu naught N into I. Therefore, now magnetic field inside the solenoid S1, magnetic field inside the solenoid S1, inside the solenoid S1 due to current I1 through it, is given by B1 is equal to mu naught N1 number of turns per unit length of the solenoid S1 into current I1। अब इसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सेकेंडरी कॉइल, इस प्राइमरी कॉइल जो आपका सोलेनॉइड अदर सोलेनॉइड है, सेकेंड सोलेनॉइड S2 है, तो वह फर्स्ट सोलेनॉइड S1 को सराउंड करता है, घेरता है। तो सोलेनॉइड S2 के इस टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसमें N2 है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड S2 इज N2 इंटू phi2, and phi2 is magnetic flux linked with the solenoid, each turn of the solenoid S2 is phi2 is equal to B1 into area of the solenoid S2। so total magnetic flux या magnetic flux linked with the each है ना, total magnetic flux linked with the solenoid, total magnetic flux linked with the second coaxial solenoid with the second solenoid
second solenoid S2 is N2/2। मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण, जो कि सोलेनॉइड S1 से होकर के करंट I1 के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर किसी भी, उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, उसके अंदर कहीं भी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर। तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा वह μ0 N1 × I1, यहाँ इक्वेशन 1 इसको दिया जा सकता है। अब इसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इसको सराउंड थी, इसको घेरने वाला, सोलेनॉइड S1 को घेरने वाला जो दूसरा सोलेनॉइड है S2, जिसको ऊपर से लिपटा गया है उल्टे डायरेक्शन में, इसके रिस्पेक्ट में, सोलेनॉइड S1 के रिस्पेक्ट में, तो उसके इस टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, लिंक्ड होगा। अब वह सेकेंडरी कॉइल से सोलेनॉइड S2 से, अब वह मैग्नेटिक फ्लक्स ∅2 होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसलिए देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड S2 इज N2 × ∅2, और वह किसके इक्वल होगा? ∅2 = B1 × एरिया ऑफ द सोलेनॉइड S2। तो नाउ N2/2 ये हो गया, N2/2 = N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N2 = N2 × L, N1 = N1/L, और N2 = नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड S2, और सोलेनॉइड S2 का भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ उतना ही सपोज किए हैं, L ही, तो ये N2 × L, N2 स्मॉल N2 = N2 × L, देयरफॉर N1 = N2 = स्मॉल N2 × L हो जाएगा। तो N2 की जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड S2 मल्टीप्लाइड बाई L, और ∅2 = B1 ∅1 = मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ∅ = B वेक्टर डॉट A वेक्टर, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग, और एरिया वेक्टर भी B के लॉन्ग, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होगा वो जो एरिया होगा सोलेनॉइड उसके नॉर्मल होगा, तो उसका भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर B1 के लॉन्ग ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग ही, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, इसलिए ∅2 = सिंपली हम B1 × A × cos 0 = 1, B1 × A एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, और ये हो गया N2 × L, एंड B1 = μ0 N1 I1 यूजिंग इक्वेशन 1, μ0 N1 I1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया A ऑफ विच इज द एरिया ऑफ द सोलेनॉइड S2। दोनों का एरिया हम सेम यहाँ मान लिए हैं, A1 = A, 2 = A, दोनों सोलेनॉइड का, तो B1 की जगह इतना रख दिया, μ0 N1 I1 × A। अब ये इसको हम लिख सकते हैं, और देयरफॉर N2/2 equals to μ0 N1 N2L × I1 × A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड S2 ड्यू टू करंट I1 flows through the solenoid S1 and magnetic field B1 produced inside the solenoid S1. Now according to from the definition of mutual induction, N2/2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? I1 के। तो चूँकि now N2/2 अभी हमने डिफाइन किया था म्यूचुअल इंडक्शन को, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो उसमें N2/2 वेरीज एज I1, that is magnetic flux linked with the secondary coil or solenoid, here solenoid S2 is directly proportional to the current passing through the solenoid S1, और N2/2 = M21 यहाँ लिख सकते हैं इसको, और N2/2 = M21 multiplied by I1, where M21 is the mutual inductance of the second solenoid S2 relative to the first solenoid S1। M21 सेकेंड सोलेनॉइड, दूसरा सोलेनॉइड S2 का पहले सोलेनॉइड S1 के सापेक्ष रिलेटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस से अनुप्रेरकत्व है M21, और यही M21 हमको मालूम करना था, ऑब्टेन करना था, इसी के लिए एक्सप्रेशन। अब यहाँ से M21 = N2/2 I1, और N2/2 हमने इक्वेशन 2 में ऑब्टेन किया है, उस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा M21 का। उसी ढंग से M12, अब सेकेंडरी से होकर करंट I2 फ्लो करेंगे, तो उसके कारण सेकेंडरी के सेकेंडरी सोलेनॉइड इज हेयर सोलेनॉइड नंबर 2, सेकेंड सोलेनॉइड, इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी here there is another solenoid which is the second solenoid S2,
एंड फर्स्ट सोलेनॉइड इज S1। तो अब सोलेनॉइड S2 से I2 करंट फ्लो कराएंगे तो उसके कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और उसका वैल्यू हम B2 होगा, तो B2 ऑब्टेन कर लेंगे। B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 इंटू I2। और उसके कारण प्राइमरी कॉइल के इस टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो इसी ढंग से उसका वैल्यू हो जाएगा N1 इंटू ∅1, वो ऑब्टेन कर लेंगे तो उससे हमको M12 आ जाएगा। और हम देखेंगे कि दोनों M21 और M12 दोनों इक्वल है। Since N2 ∅2 is equal to M21 into I1, therefore this is equation number 3. Therefore M21 जिसको जो हमें डिटरमाइन करना है, जिसके लिए एक्सप्रेशन M21 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड सोलेनॉइड S2 रिलेटिव टू द फर्स्ट सोलेनॉइड S1, जो कि अंदर में है। S1 अंदर में है और उसके ऊपर से S2 लिपटा हुआ है। सोलेनॉइड S2 इज wounded ओवर द सोलेनॉइड S1। M21 इज फ्रॉम हेयर इक्वेशन 3, M21 इज इक्वल टू N2 ∅2 अपॉन I1, N2 ∅2 अपॉन I1 and N2 ∅2 is from equation 2 mu naught N1 into small l I1 into I, that is N2 ∅2 is equal to mu naught N1 into L I1 into I1 into A upon I1 से I1 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। therefore mutual inductance of the M21 is the mutual inductance of the second solenoid S2 relative to first solenoid S1। M21 दूसरी प्रणाली का S2 का पहली प्रणाली का S1 के सापेक्ष अनोन प्रेरकत्व तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो M21 इक्वल टू एक्सप्रेशन आ गया N म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड सोलेनॉइड S2 लॉन्ग सोलेनॉइड S2 रिलेटिव टू द फर्स्ट सोलेनॉइड S1। और सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन M12, that if we allow current I2 to pass through the solenoid S2, अब ये I1 के बदले में अब यहाँ पर करंट I2 फ्लो कराएंगे सोलेनॉइड S2 से, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 की जगह B2 हो जाएगा। I2 करंट जब सोलेनॉइड S2 से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, दोनों का एक्सिस तो सेम है, सेम लाइन पर है, इसलिए जिस लाइन पर B1 होगा उसी लाइन के अलोंग B2 भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि टेंजेंशियल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है इस डायरेक्शन में। तो अब B1 के बदले B2 हो जाएगा। जब सोलेनॉइड S2 से करंट I2 फ्लो कराएंगे तो उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर उसके एक्सिस पर कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B2 जो कि उसके एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन होगा B2। पहले B1 था, अब B2 हो जाएगा। और B2 कितना हो जाएगा? अब इफ I2 current flows through the solenoid S2, then this is the expression, required expression of mutual inductance, equation 3, equation 4, 3 नीचे है 4। if I2 be the current through solenoid S1 flows through solenoid S2 through the solenoid S2, then magnetic field inside the solenoid S2 at any point of its axis, and its direction is along the axis of the solenoid. So B2 is here in place of B1, अब B2 यहाँ कर देंगे। B2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सोलेनॉइड S2 से करंट I2 के कारण। then magnetic field inside the solenoid is B2 is mu naught N2, number of turns per unit length in the solenoid S2, and current through the solenoid is S2 is I2। तो B2 is equal to mu naught N2 I2। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको इक्वेशन 5 मान सकते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अब सोलेनॉइड S1 के इस टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक ये सोलेनॉइड S1 से कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो उससे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड S1 कितना हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड S1 इज N1, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। और इस टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सोलेनॉइड S1 से
लिंक्ड वह φ1 है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सोलेनॉइड, ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड S1, लिंक्ड विथ solenoid S1 is N1 φ1 and N1 φ1 is equal to N1 is equal to a small n1 into L number of turns per unit length multiplied by length of the solenoid। S1 S2 दोनों का लेंथ हमने L ही माना है, सब कुछ किया है। और φ1 is equal to अब B2 into A is the area of the solenoid S1 and B2 is the magnetic field। अब B2 के कारण जो है मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हुआ है सोलेनॉइड S1 से, N2 और N1 φ1, तो N1 की जगह पर रिप्लेस किया हमने N1 into L मल्टीप्लाइड बाई और B2 φ1 की जगह हो गया B2 into एरिया ऑफ द सोलेनॉइड S1 इज A और S2 भी A, दोनों का एरिया सेम लिया है। N1 डिफरेंट भी लिया जा सकता है, एक का πr1² रेडियस R1, दूसरे वायर का R2 सोलेनॉइड S2 का, तो πr1 एरिया हो जाएगा पहले के सिचुएशन में A1 सोलेनॉइड S1 का और दूसरे सोलेनॉइड S2 का एरिया πr2²। N1 into L एंड B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ है B2 इक्वेशन 5 में, B2 म्यू नॉट N2 into I2 multiplied by A। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ N1 φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, I2 के हो जाएगा, I2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा N1 φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड S2। तो नाउ वी हैव, और इसी ढंग से जैसा कि दूसरे सोलेनॉइड के लिए हमने किया था, इसे भी M12 मालूम हो जाएगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड S1 with respect to solenoid S2। Therefore now चूँकि N1 φ1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, I2 के, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I दैट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड S2। सोलेनॉइड S2 से जो करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण सोलेनॉइड S1 के जो नीचे है, अंदर है, S2 के अंदर है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, उससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा N1 φ1, तो वह करंट I2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके सीधे समानुपाती होगा। I2 N1 φ1 प्रोपोर्शनल टू I2 और N1 φ1 इजकल टू, अब यहाँ पर M चूँकि पहले सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, तो पहले सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड सोलेनॉइड S2 के रिस्पेक्ट में M12 और M21 था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड सोलेनॉइड रिलेटिव टू फर्स्ट सोलेनॉइड, M12 multiplied by I2, therefore M12 is equal to, therefore M12 is the mutual inductance of the first solenoid S1 relative to the second solenoid। सोलेनॉइड S1 का दूसरे सोलेनॉइड S2 के सापेक्ष अनोन प्रेरकत्व तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12। therefore M12 जिसका एक्सप्रेशन हमको ऑब्टेन करना था म्यूचुअल इंडक्टेंस का, दोनों कॉइल के बीच में, दोनों कॉइल कहिए, कॉइल्स कहिए, चाहे सोलेनॉइड कहिए, सोलेनॉइड भी कॉइल ही है। M12 is N1 φ1 upon I2 और N1 φ1 is here in equation 6, mu naught N1 N2 L I2 into A upon I2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया mu naught N1 into L into A। This is equation number 7। This is the mutual inductance of the first solenoid relative to the second solenoid and which is also the required expression। अब यहाँ देख रहे हैं M21 mu naught N1 into LA और M12 भी mu naught N1 into L into A, दोनों सेम है। So equation 4 and 7 represents the mutual inductance of two solenoids, mutual inductance of second solenoid which relative to first solenoid S1 is M21 and mutual inductance of the first solenoid relative to the second solenoid is M12। और ये दोनों सेम भी है, दोनों एक्सप्रेशन भी है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7 आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलेनॉइड एंड इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 4 and 7 it is clear that
M21 इजकल टू M12, M12 इजकल टू M21. And equation 4 and equation 7 are the required expression for mutual inductance of two long coaxial solenoids. इस समीकरण 4 और 7 ये दोनों दो लंबे धारावाही प्रणालिकाओं के लिए अनुन्नय प्रेरकत्व का व्यंजक है, सूत्र है, और ये क्लियर है दोनों से कि दोनों देखिए दोनों का RHS μ0 N1 into L है और इसका भी 7 का μ0 N1 into L into A सेम है. Therefore it is clear that M12 इजकल टू M21 इजकल टू M21 इजकल टू M21 इजकल टू M12. ये भी क्लियर हो गया. इक्वेशन 4 and 7 इसको इक्वेशन 8 आप मान सकते हैं. दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू भी सेम है और एक्सप्रेशन 4 and 7 एक्सप्रेशन भी है दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का. और इसी के साथ पार्ट 8 समाप्त हो गया.